नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अब्दुल रहमान मक्की का नाम इस सूची में शामिल करने का कारण बताते हुए कहा कि मक्की और लश्कर जमात-उद-दावा के अन्य गुर्गे धन जुटाने, भर्ती करने, युवाओं को हिंसा के लिए भड़काने और भारत में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लाल किले पर हमले सहित कई आतंकी वारदातों में या इनकी साजिश रचने में शामिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक पाकिस्तान स्थित या उससे संबंधित करीब 150 आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के नाम काली सूची में डाले हैं। इस सूची में नया नाम लश्कर ए तैयबा के प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की का है। ब्लैकलिस्ट किए जा चुके नामों में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सरगना और मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर का शीर्ष आतंकी कमांडर और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का प्रमुख साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी, पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का संस्थापक मसूद अजहर और भगोड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। भारत ने मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालता रहेगा। मक्की को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव में अड़ंगा लगाने से चीन पीछे हटा और चीन के पीछे हटने के बाद सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध समिति के सामने सर्वसम्मति से मक्की को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया। मुद्दा आपका में आज बात इस कदम के मायनों की, भारत के लिहाज से और आतंकवाद के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले भारत के लिए ये कितनी बड़ी सफलता मानी जाए और इस कदम के अलग अलग मायने क्या हैं, अलग अलग पहलू क्या हैं। मुद्दा आपका में आज करेंगे इस पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं संजय भारद्वाज, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। मेरे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय कुलकर्णी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल कुमार, रोविंग एडिटर, इंडिया नैरेटिव। राहुल कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत आप ही से थोड़ा समझाइए कि भारत और उसके सहयोगी देश वर्षों से इस कोशिश में लगे हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मोर्चे पर भारत के लिए ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाए? जी प्रीति जी, भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। इट्स अ बिग डिप्लोमैटिक विक्ट्री। इससे मैं ये नहीं बोलूंगा कि टेररिज्म की कमर टूट गई, लेकिन जो इंडिया को इतने टाइम से जो इंडिया की एक जद्दोजहद चल रही थी कि लोग जो आतंकवाद में लगे हुए हैं, उनको जो फंडिंग मिल रही है, उनको पनाह मिल रही है, जो शय मिल रही है, वो खत्म नहीं कर पा रहा था भारत। ये यूएन का जो एक ये ग्लोबल टेररिस्ट जो इसको डिक्लेयर कर दिया मक्की को, इससे इन सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कैसे पड़ेगा? सबसे पहले इनको टेरर फंडिंग इकट्ठी करने में, पैसा जुटाने में मुश्किल हो जाएगा। इनके ऊपर काफ़ी सारे ट्रैवल बैन लग जाएँगे। इनको ये पाकिस्तान से बाहर तो जा ही नहीं सकते, विद इन पाकिस्तान इन लोगों को घूमना-फिरना या शक्ल दिखानी मुश्किल हो जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ ये रहेगी कि ये लोग जो हैं, ये रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएँगे या इनकी रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो जाएगी। पिछले साल ये देखा गया जब पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ बरसात और फ्लड्स आए, जब बाढ़ वहाँ पे काफ़ी आ रही थी, तो यही जो काफ़ी सारे टेरर ऑर्गनाइज़ेशंस थे, ये फ्लड रिलीफ देने की जगह ये लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। ये अपना जो जिहादी एजेंडा है, उसको काफ़ी तेज़ी से फ्लड रिलीफ के दौरान बढ़ा रहे थे। तो ये जो ये सारी जो चीज़ें हैं, पैसे इकट्ठे करना, रिक्रूटमेंट करना, घूमना-फिरना, अपना एजेंडा को प्रोपेगेट करना, ये सारे काम इन लोगों के काफ़ी हद तक रुक जाएँगे। हो सकता है कंप्लीटली बंद ना हो, लेकिन इनमें काफ़ी अड़चन आने शुरू हो जाएगी। और आई थिंक लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि ये लोग जो वेपन्स को, हथियारों को आराम से इधर-उधर ले जाना, बाँटना, वितरण करना, इकट्ठा करना, इसमें भी काफ़ी हद तक एक रुकाव लग जाए। बिल्कुल, ठीक है। संजय भारद्वाज जी, क्या होगा इस कदम के बाद, ब्लैकलिस्ट होने के बाद? ये राहुल जी ने हमें समझाया है। संजय भारद्वाज जी, हम जानते हैं कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने अल-कायदा प्रतिबंध समिति बनाई है, जिसमें बतौर स्थायी सदस्य वीटो का अधिकार रखने वाला चीन एकमात्र देश था जिसने मक्की को सूचीबद्ध करने या कहीं ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया को बाधित किया।
लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा। 2022 की बात करें तो जून में चीन ने भारत अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को रोका। अगस्त 2022 में चीन ने जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर अजहर के खिलाफ प्रस्तावों पर रोक लगाई। सितंबर 2022 में भी चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर के खिलाफ प्रस्ताव पर रोक लगाई। अब इन सब फैसलों के 7 महीने के भीतर ही जो चीन के रुख में बदलाव है वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके पीछे आप क्या वजह समझ रहे हैं? ये एक तरह से चीन की हार है या भारत की जीत है कि बाकी जो 14 सदस्य देश थे उनको एक तरफ करना ये मजबूरी है या कोई स्टैंड है? किस तरह से समझें इसको चीन का? देखिए, अभी के जो हालात हैं, आज के दिन जो परिस्थितियां इस क्षेत्र में खासकर चीन को भी साथ में जोड़ते हैं और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी वजह से, इन परिस्थितियों की वजह से ये चीन का एक यू टर्न है। क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान गिर गया है, अपने आर्थिक संकट से में गिर गया है, उस पर हर तरीके से डेट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं और इन्फ्लेशन 22% से ज़्यादा हो गई है। कई तरीके के परिस्थितियां हो गई है। अब उनको कटोरा लेके खड़ा होना पड़ रहा है और वहाँ देख रहा है कि कोई भी देश अभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा। चीन कितना सहायता देगा, और उसका एक मेजर कारण जो तलाश रहे हैं, खासकर जो शहबाज शरीफ ने अभी एक्सेप्ट किया कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जो पाकिस्तान भारत के साथ उलझन करता रहा, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो मुझे लगता है एक पहला फैक्टर जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी के दायरे में घिरता जा रहा है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने मोर्चा खोल रखा है, ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये चीन ने एक यू टर्न लिया है कि अब पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति कमिटेड है। और देखिए कि पाकिस्तान ने अब कानून सख्त कर दिए हैं, लोगों को आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर दिया है, और इसलिए उसके ट्रैक रिकॉर्ड को हम देखते हुए, उस बात को देखते हुए हम जो अब्दुल रहमान मक्की पे जो हमने वीटो लगाया था उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि सीजनल है। चीन निश्चित रूप से पाकिस्तान को हर तरीके की समर्थन देता रहेगा और पाकिस्तान जो गतिविधियां करता रहा है वो करता रहेगा। लेकिन चूंकि अभी पाकिस्तान को उभरना है अपने आर्थिक संकट से, जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है उससे उभरना है, और इसलिए चीन ने एक तरीके से ब्रेक दिया है। पहले भी अजहर महमूद आपने इंडिकेट किया, अभी जो लश्कर तैयबा के जो डिप्टी कमांडेंट है अब्दुल मक्की वाले इशू में भी इन्होंने जून में वो किया। और अब मुझे लगता है कि ये जो घेराबंदी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय, पहले भी जब जून 2022 में ये प्रस्ताव रखा गया था, अब चीन के अलावा सभी देशों ने इसके प्रतिबंध की बात की गई थी। 14 देश इसके प्रतिबंध के लिए कहा गया सिर्फ, और अमेरिका ने तो पहले से ही इस मक्खी को प्रतिबंधित किया हुआ है, उस लिस्ट में डाला हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री है कि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें और मंसूबे इनके रहे हैं इस दक्षिणी एशिया में आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में, मुझे लगता है कि एक ब्रेक लगेगा। और जो फंड रेजिंग होता था इस्लाम के नाम पे, रेडिकलाइजेशन के नाम पे, यूथ को जो एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, उसमें भी एक ब्रेक आएगा। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से उन्होंने रास्ते भी खोलना शुरू किया, अभी अल अरबिया में शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को सबक ले लेना चाहिए, 3 युद्ध से सबक लिया है, और अब और जो पाकिस्तान में बेरोजगारी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या भुखमरी हो रही है, पॉवर्टी की तरफ लोग जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सब अब हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं है। तो हम भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, इकोनॉमिक डोर भी ओपन करना चाहते हैं, और बाकी हम इस क्षेत्र में शांति की बात करना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी की बात करना चाहते हैं, जियो इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो जो और चीन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा मदद पाकिस्तान की कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बताइए, इस तरह से ब्लैकलिस्ट होना, वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी कामयाबी, आप क्या मानते हैं? आतंकवाद के खिलाफ आतंकियों की रीढ़ की हड्डी टूटी, एक तरह से इतना बड़ा कदम रहेगा? हम जानते हैं कि जो सेना के रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं जब बॉर्डर्स की बात करें। इस कदम के बाद उस पर किस तरह का फर्क पड़ता है? सेना का जो मनोबल है उस पर क्या असर पड़ता है? इसके और भी तमाम पहलू हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद का गढ़, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, आतंकियों का सौदागर है। और जी। पाकिस्तान ये हर हमेशा उसका मकसद ही ये रहा है कि किस तरीके से हम आतंक को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करें, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया, जिसका फायदा अब चीन उठा रहा है। तो जब हम इस तरह के देखते हैं कि प्रतिबंध लग गया है, उसको एक तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, जिसके ऊपर $2 मिलियन का एक अमाउंट था। पर आप देखिएगा ये जो मक्की है, 2019 में उसको अरेस्ट किया, 2020 में उसको 6 महीने की सजा मिली, उसके बाद वो लगातार 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी प्रिजन में ले रहा है। हाफिज सईद देखो, अब कई सालों से लगातार अरेस्टेड पर हॉस्पिटैलिटी 5 स्टार। तो पाकिस्तान जो है वो सुधरेगा नहीं, कभी भी नहीं सुधरेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि इस तरह के पाकिस्तान हर हमेशा चाहे वो लेबल बदली हो जाएगा, इट्स लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लश्कर तैयबा नहीं होएगा तो जमात उद दावा हो जाएगा, जमात उद दावा नहीं होएगा कुछ और होएगा। तो हम कहते हैं कि टेरर फंडिंग, जो फंडिंग आ रहा था, जरूर लश्कर तैयबा को फंडिंग नहीं आएगा तो किसी और अकाउंट हेड में उसका फंडिंग होगा, जरूर आर्म्स एम्बार्गो होगा लगने के लिए कि इसको है। पर लेकिन वो दूसरा जो आतंकी संगठन, हमारे को मालूम है वो आतंकी संगठन है, पर वो कहेंगे कि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कम कर रहे हैं, हम तो जो बाढ़ आई है उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जो है हर हमेशा कुछ ना कुछ करता आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है आज की तारीख में। जरूर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जिस प्रकार से उसका जो अफगानिस्तान में तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, जिस प्रकार से पाकिस्तान फौज के ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसी हालत में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक बैकफुट पर है। और चाहे हम कितना भी कह लें कि पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा, पाकिस्तान एक आतंक का उसने एक तरीके से सौदागर जिसे हम कहते हैं वो बन चुका है। अभी नहीं, 1947 से आतंक का सहारा ले रहा है। आप देखिएगा 1947 में वो जो रेडर्स आए थे, तो कहां से आए, वहीं से उन्होंने लिया और क्या किया, कश्मीर का मुद्दा पैदा किया। अभी जो उनके प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, हम तो बात करने को तैयार है, हम मानते हैं कि तीनों युद्ध में हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो शब्द क्या है, लेकिन हम कश्मीर के ऊपर भी बात कर, कश्मीर के ऊपर आप क्या बात करेंगे, 75 साल से बात करें, हम सिंसियरली एंड ऑनेस्टली बात करना चाहते हैं अक्रॉस द टेबल। क्या 75 साल सिंसियरली एंड ऑनेस्टली बात नहीं कर रहे थे? जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, किसने क्या, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने, इंदिरा गांधी के सामने कदम दे हमारे 93,000 जो पीडब्ल्यूज है उनको आप रिहा कर दो, जिसका अब बाजवा क्या कह रहे हैं, जबकि उनके फेयरवेल स्पीच में हमारे तो सिर्फ 34,000 ही पीडब्ल्यू थे। झूठ और झूठ। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या कहा, मैं पाकिस्तान में जाकर के सब सुधार लूंगा, मुझे मौका दो। मौका क्या दिया, पाकिस्तान में गए और क्या कहा, हम घास खाएंगे पर हम इस्लामिक बम बनाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब ऐसी स्थिति में आ चुका है, आर्थिक स्थिति क्यों उसकी लड़खड़ा रही है, क्योंकि उसकी जो अस्तित्वता है वो खत्म हो चुकी है। पहले अमेरिका का वो पिट्ठू बन के बैठा था, अब अमेरिका उसकी मदद करता है कई बार, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैकलिस्ट से बाहर निकलता है। चीन का अब वो सरोगेट स्टेट बन चुका है, अब चीन के इशारों पे काम करता है। चीन का मकसद क्या है, भारत को गिराना, किसी भी तरीके से भारत को आगे नहीं जाने देना। तो वो एलएसी के ऊपर दबाव बनाए रखता है और पाकिस्तान के द्वारा आतंक को भारत में फैलाए रखता है, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहे, भारत में गरीबी रहे और किसी न किसी तरीके से भारत के ऊपर दबाव बना रहे। ऐसे हालत में जब पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, इसमें किसको शक है, किसी को शक नहीं है। चाहे वो 26/11 हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, सब में पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो परपेचुअल डिनायल मोड में है ना। कसब को आपने पकड़ा, हमने पकड़ करके उसको दिया, करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, जी हमारा तो कसब है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं कौन है, ये तो सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान में अगर विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए, आर्मी, सवाल पैदा नहीं होता। आर्मी का तो बेसिक हेट इंडिया कैंपेन है, वो तो आईएसएफ प्रॉप्ट अप इसी के लिए है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो आर्मी के इशारे पर और कठपुतली बन के बैठा हुआ है। आप देख लो जुल्फिकार अली भुट्टो का आर्मी क्या था, क्या पर जबरदस्त डिक्टेटर था, और जिस तरीके से उसने कार्रवाई की, आप देख लो पाकिस्तान किस तरह से उसके पीछे लगा, उसके बच्चे, उसके बाकी ग्रैंड चिल्ड्रन देखो किस तरह की बातचीत करते हैं। वही है, अब शरीफ है, बात कर रहा है, लेकिन क्यों
क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शरीफ ठीक। रहेगा, कल नहीं रहेगा, कल बिल्कुल। पाकिस्तान की फौज रहेगी। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। ठीक है। हमें तैयार रहना है, हमें ये सोच करके चलना है कि जो भी आतंक भारत के अंदर आ रहा है वहीं से आ रहा है, क्योंकि उसका फंडिंग वहीं से हो रहा है, हाँ। उसका फैसिलिटेशन वहां से हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग वहां से हो रही है। बिल्कुल या फिर बिल्कुल। राहुल कुमार जी, दो बातें हैं। जैसा अभी संजय भारद्वाज जी ने भी कहा कि जो चीन का यू टर्न है वो सीजनल है। जैसा कुलकर्णी सर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला कि मक्की को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और रहेगा। लेकिन जब हम कूटनीतिक जीत की बात करते हैं और दुनिया में इस समय जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, इस बीच इस कदम को आप कितना बड़ा मानते हैं? आपने शुरू में ही पॉइंट्स बताए थे कि इस कदम के बाद क्या क्या असर पड़ेगा। तो ये एक लिहाज से अगर हम देखें, इसको कैसे भारत आगे ले जाए, क्या है आगे चैलेंजेस अभी? ये तो एक कदम है जो इंडिया को आगे भी लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान मान जाएगा या चाइना मान जाएगा। चाइना के बारे में हमने देखा पिछले 60-70 साल से उनकी पॉलिसी वही रही। बेशक वो नेहरू जी का ज़माना था या मोदी जी का है, वो भारत पे अटैक करेंगे, ज़मीन को दबाने की कोशिश करेंगे, इंडिया को हैरेस करते रहेंगे, इंडिया को ऊपर उभरने नहीं देंगे। ये सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। तो हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं, उसमें हमारे लिए रास्ता है। नंबर 1, इंडिया ने एक ऐसा माहौल पूरे विश्व में क्रिएट किया और साउथ एशिया में किया कि टेररिज्म को रोकना है। ये पाकिस्तान के द्वारा एक साजिश है, इसको रोकना है। इससे केवल जो इसके विक्टिम्स हैं, फैमिलीज़ हैं, परिवार ही नहीं, उनका केवल परिवारों का ही एक सर्वनाश नहीं होता, पूरी सोसाइटी में ज़हर फैलता है। इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। इंडिया की कम्युनिटीज़ लार्जली सेक्युलर हैं और आपस में मिल-जुल के रहती हैं। लेकिन ये टेररिज्म की वजह से और इससे जो सोसाइटी में जो ज़हर आता है, उसकी वजह से हम लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इंडिया के लिए जो आगे कदम है, नंबर 1, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हमको अपना एक जो जीडीपी का जो जैसे बढ़ोतरी आ रही है, हमको उस पे काम करते रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, इन चीज़ों पे हमको रहना पड़ेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, हमको मिलिट्री, आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स के थ्रू वेपन्स, ग्रेनेड्स, ड्रग्स, ये सारा सामान इंडिया में भेज रहा है। तो टेररिज्म अगर कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे रोक भी लिया, तो पाकिस्तान की जो सरकार है और आर्मी, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, उनकी जिहाद इंडिया के अगेंस्ट चल ही रही है। सो हमको बॉर्डर्स पे उन सब जगह सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के लेवल पे हम लोगों को एंटी टेरर या काउंटर टेरर फोर्सेस हमेशा डिप्लोमेसी में बाकी कंट्रीज के साथ उनके साथ हमको आगे रहना पड़ेगा। मुझे लगता है 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद भारत काफी ढीला पड़ गया था। लेकिन दोबारा पिछले साल जैसे हमने एडवोकेसी करी, एक साल में सिर्फ 2 या 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में टेररिज्म पे इंडिया को अपने लिए वो एक माहौल बना के रखना पड़ेगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन का ज़माना है। हमको अपने प्रोपेगेंडा, लेकिन हम तो इसमें मतलब सच्चाई तो दिखा रहे हैं। 26/11 वाज अ रियल अटैक, राइट? पार्लियामेंट पे अटैक है, हमारी फौज पे अटैक है, सीआरपीएफ पे अटैक है। ये सारे दे आर एक्चुअल इवेंट्स। सो डिप्लोमेसी, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना पड़ेगा, बाकी देशों को अपने साथ लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, 15 में से 14 देश हमारे साथ थे, इसीलिए चाइना लाइन पे आया। सो आई थिंक हमारे लिए यही है। दूसरा ये है कि आप ये देखिए, विद इन द कंट्री एक बहुत बड़ी चेंज आई। व्हाट इज दैट चेंज?
कश्मीर के लोग अब काफ़ी हद तक इंडिया के साथ हैं। इंडियन कश्मीर, जो कश्मीर हमारे जो लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने ये भी देखा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, उन एरियाज़ को तो हाल खराब है। 70-75 साल में पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को वो खाना नहीं दे पाए उनको। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पे हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स नहीं हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एयरपोर्ट्स, इस टाइप की फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं। हाँ, हमारा जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक पीओके से कम 30, 40, 50 साल आगे है। तो ये बहुत सारे इंडिया ने काफ़ी अलग-अलग लेवल्स पे काम किए, लेकिन हमको ये करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। Thank संजय you. भारद्वाज जी, हम भी जानते हैं कि चैलेंजेस, ये जो चैलेंज है आतंकवाद का, ये लगातार बने रहने वाला चैलेंज है। और जैसे अभी राहुल कुमार जी ने भी कहा, ये जो रिमाइंडर स्ट्रैटेजी है भारत की, आतंकवाद के मसले को हर वैश्विक मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिंदा रखना, ये सबसे बड़ी आप जीत मानते हैं और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या भारत की तरफ से यही रहेगी? आर्थिक राजनीतिक दुष्चक्र में पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम जानते हैं कि कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को लेकर, और एक तरफ भारत है जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनने जा रहा है दुनिया में। तो इन सब के बीच तब भारत के साथ संबंध पाकिस्तान के कैसे रहेंगे, या भारत के बाकी जो देश हैं उनको किस तरह से वो साथ लाएगा? तमाम छोटी छोटी स्ट्रैटेजी आप क्या समझते हैं? आतंकवाद के मुद्दे को जिंदा रखना एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान को साधे रखने के लिए क्या कदम है जो जरूरी है? दो बातें साफ साफ है। हाँ, पहली बात कि जो भारत हमेशा एक नीति देखी, भारत का हमेशा फोकस रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी इकोनॉमी को, खासकर 1990 के बाद में जिस तरीके से भारत ने बहुत ही अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को देश दुनिया में मजबूत किया और कोशिश किया कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक दृष्टि से, खासकर जब हम एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि भारत का इकोनॉमी 6 to 7% ग्रोथ कर रहा है। और जब हम एनर्जी को हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, या आप ये कहीं ईरान से एनर्जी की बात करते हैं। हमने प्रपोज किया तापी गैस पाइपलाइन, हमने प्रपोज किया कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन के माध्यम से एनर्जी इंपोर्ट किया जाए। और हमने कई तरीके से एक सॉफ्ट पावर के रूप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के माध्यम से पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का, कल्टीवेट करने का कोशिश किया। अमन किया, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और आगरा सबमिट हुआ, लाहौर सबमिट हुआ, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कई तरीके से, हर तरीके से प्रयास किया कि पाकिस्तान हमारे साथ में इकोनॉमिक रिलेशंस को कल्टीवेट करे और हमारे जो विकास में भागीदार बने। लेकिन पाकिस्तान को ये भाषा समझ में नहीं आता था। जब परिवर्तन हुआ और चीजें बदली तो भारत ने जो सॉफ्ट पावर की स्ट्रेटजी थी उसको कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार ने भी की, वहां गए भी, इनफॉर्मल मीटिंग्स भी किया, नहीं समझ में आया तो भारत हैड एक्टेड एज हार्ड पावर टू टीच द लेसन टू पाकिस्तान को दो तरीके की स्ट्रेटजी भारत ने अपनाई। पहली स्ट्रेटजी अपनाई डिटरेंस बाय पनिशमेंट, कि अगर आप आतंकवाद को नहीं रोकेंगे, क्योंकि 3 जो मुख्य सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भारत में है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो फंडामेंटलिज्म हो, या सपोर्टिंग इंसर्जेंट्स और सेपरेटिस्ट, इन तीनों का सोर्स है पाकिस्तान। तो भारत ने कहा कि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे, आप इसको नहीं बंद करेंगे, तो हम डिटरेंस बाय पनिशमेंट, यानी कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से वी विल टीच यू। सेकंड, जो भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि ठीक है आप नहीं मानते हैं तो हम अल्टरनेटिव डिस्कोर्स करेंगे। हमने एक तो डिनाइल स्ट्रेटजी बना दिया, अपने पोर्ट्स को, अपने बॉर्डर्स को मजबूत किया, इंटेलिजेंस सर्विस को, टूल्स एंड टेक्निक्स को मजबूत किया। दूसरा हमने क्या किया कि माइनस पाकिस्तान बाकी देशों के साथ में कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया, खासकर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमने बिम्स्टेक और BBIN के माध्यम से इकोनॉमिक रास्ते खोल दिए और एनर्जी कोऑपरेशन की बात की। म्यांमार से भी हमने एनर्जी का कोशिश किया कि हम वहां से इंपोर्ट करें। तो भारत ने कोशिश किया कि पाकिस्तान अपने रास्ते में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। वहां की जो पॉलिटी है उसको या तो अल्लाह डिसाइड करेगा या आर्मी डिसाइड करेगी। आर्मी डिसाइड नहीं करेगी, पहले अमेरिका इन्वॉल्व होता था, अब चाइना डिसाइड करेगा। अब चाइना उनका एक नया
नया वो हो गया मामा। अब मैं कहूँगा कि जो पालता है उनको और उनसे भांजे से बदमाशियां कराता है। तो पाकिस्तान क्या है, अपने जाल में खुद फंसता जा रहा है। इसके जो ट्रेडिशनल सपोर्टर थे, पार्टनर थे, सऊदी अरबिया, यूएई, वो उनके भारत से अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान को वो उनके सामने कटोरा लेके आज भी शहबाज शरीफ वहां बैठे हुए हैं कि हमको 2 बिलियन तो आप डेब्ट छोड़ दीजिए और 1 बिलियन और दे दीजिए, आप हमारे उसको टॉप कर दीजिए। मतलब ये पॉलिसी अब पाकिस्तान का क्या हालात हो रहा है। तो मुझे लगता है कि समय है पाकिस्तान की जनता को समझ जाना चाहिए। ये सब ग्राफ अलापने बंद कर देने चाहिए कि 370 हटाइए और ये कीजिए, तब नेगोशिएशन करेंगे। और आप नेगोशिएशन कर लेंगे तो जो आपके चाचा आपके साथ बैठे हुए हैं, जो आपका डीप स्टेट है, आर्मी है, आपको भी सत्ता से हटा देगा। तीसरा एक कोई बंदा ले आएगा, इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ की जगह कोई तीसरा आ जाएगा। ये सब पाकिस्तान को ये जुमले छोड़ने पड़ेंगे अगर अपनी इकोनॉमी को और अपनी जनता को एम्प्लॉयमेंट देना है, खाना देना है और एक शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया स्थापित करना है। बिल्कुल। एक बहुत छोटा सा कमेंट कुलकर्णी सर आपसे, बहुत छोटा सा कमेंट। जैसा आप सभी कह रहे हैं कि हमें अपनी तैयारी भी पूरी रखनी है। सॉफ्ट पावर की जहाँ तक बात है, दोनों ही मेहमानों ने बताया, जहाँ तक हार्ड पावर की बात है, उसे लेकर भी भारत ने अपना स्टैंड और अपना कहीं ना कहीं मैसेज बहुत साफ रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने पाकिस्तान को पूरे विश्व भर में आइसोलेट कर दिया। पाकिस्तान जो है, कोई शक नहीं, पूरे विश्व भर में जानता है कि आतंक का गढ़ है, आतंकवादी वहीं से पलते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि 150 आतंकी हो, संगठन हो, जो भी है, उनकी तारें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। ऐसी हालात में हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान अपने ही आंगन में सांप पाल रहा है, ये सोच करके कि वो जाकर के पड़ोसियों को काटेगा, हमें नहीं काटेगा। ये हो नहीं सकता है। तो पाकिस्तान जानता है, और पाकिस्तान अब जिस तरीके से एक पिट्ठू बन चुका है चीन का, उसको हमें थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान चीन के इशारों के ऊपर काम करेगा। और जितना भी फंडिंग लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, सिर्फ जो सीपीईसी में कॉरिडोर में पैसे लगे हैं, उनका जो इंटरेस्ट चुकाना है, उसी को चुकाने में वो लगा रहेगा। तो चाहे वो IMF हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्यों पैसे मांग रहा है, क्योंकि वो ऐसे कर्जदारों से इतना कर्ज लिया हुआ है कि उसने निपटाना है। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान की जो फौज है उसका खुद का अपना बिजनेस है, $20 बिलियन एनुअल का बिजनेस है। जब पाकिस्तान की फौज ही इतना बिजनेस करती है तो आप समझ सकते हैं क्या है। करप्शन आप देखिएगा, किस तरीके से करप्ट लोग हैं वहां पे। फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन, मदरसे, दुनिया भर का फंडिंग जो इसके लिए होता है, किसी से छुपा नहीं से हो या सऊदी अरेबिया से हो, वो होता जा रहा है। तो पाकिस्तान अब कैसे सुधरेगा, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। साम दाम दंड भेद भारत को अपनाना होगा। भारत ने अपना यकीन करना है कि किसी प्रकार से भी पाकिस्तान जो है आतंक को भारत के अंदर ना फैलाए। बातचीत करना जरूरी है। भारत का पड़ोसी है, पड़ोसी की तो आप बदली कर नहीं सकते, लेकिन ट्रस्ट बट वेरीफाई। पाकिस्तान 75 साल से लगातार झूठ और लगातार आतंक का सहारा ले रहा है। इसीलिए लगातार सतर्क भारत को रहना होगा। समय यही पूरा हो गया। कुलकर्णी सर आपका, संजय भारद्वाज जी आपका, राहुल कुमार जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। जाहिर तौर पर अगर हम देखें, हर तरह के आतंक के खिलाफ हमेशा से आवाज बुलंद की है भारत ने, और कहीं ना कहीं तमाम देशों को अपने साथ लेकर आया है, एकजुट किया है आतंकवाद के खिलाफ। इन सब मायनों को देखते हुए अब ये जो कदम है, ये भारत के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अब ये भी देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के पास पाकिस्तान स्थित 4 अन्य आतंकवादी और संगठनों को सूचीबद्ध करने का मामला फिलहाल लंबित है। क्या चीन इस तरह आगे भी विश्व बिरादरी का सहयोग करेगा, ये जरूर देखने लायक होगा और इस पर सबकी नजरें भी रहेंगी। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।